दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। आज मेरी चोरी पकड़ ली गई थी। दिल धक से धड़क कर रह गया था। वो सर उठाकर अपनी बड़ी-बड़ी गोल-गोल आँखों से मुझे देख रही थी और मैं इस बात से लापरवाह कि रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ। उसकी आँखों में डूब जाने की हद तक उसकी नज़र से नज़र मिलाए हुए था। मैं उसकी आँखों की जद से तब बाहर निकला जब उसने एक पल को अपनी पलकें झपकाई थीं। उस समय मेरी आंखें उसके गुलाबी होठों और उसके संगे मरमरी गर्दन की राह से फिसलकर उसके उस जादुई हिस्से पर ठहर गईं, जैसे उठी हुई चोटियों ने किसी पर्वतारोही का रास्ता रोक दिया हो। इस समय वो ऊपर की तरफ देख रही थी, इसलिए यूं लगा कि किसी परी के ऊपर दो उजले कबूतर बैठे हैं जो बस पंख फड़फड़ाकर उड़ना चाहते हैं। मेरी आंखें उन उजले कबूतरों के जोड़े में ही उलझी हुई थीं कि उसने मेरी आंखों की शरारत को पहचान लिया था और अगले ही पल अलगनी पर टंगे तौलिए से उसने अपने बदन को ढक लिया था। उस समय मुझे यूं लगा जैसे कबूतर किसी शिकारी की आहट पर अपने दरबे में दुबक गए हों। दुबक तो मैं भी गया था। 16 साल के मेरे मन ने समझ लिया था कि तूफान आएगा और इसी तूफान के डर से मैं तमाम दिन डरा सहमा अपने कमरे में दुबका रहा। दिन ढल के शाम हो चुकी थी और तूफान ने अब तक दस्तक नहीं दी थी। रात का अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था। मैंने देखा कि वो दीदी के साथ घर आ गई थी। सच पूछो तो मैं उसका इंतज़ार भी करता था। इंतज़ार तो आज भी कर रहा था, पर उसे देखते ही मेरा दिल धड़क गया था। ट्यूबलाइट की दूधिया रोशनी में उसकी पहनी हुई सफ़ेद उजली शर्ट उसकी गोरी रंगत में चार चांद लगा रही थी और रात के अंधेरे की कालिमा उसकी पहनी हुई काली शलवार से आंखें लड़ाकर उसकी जुल्फ़ों की काली रंगत से इजाफा कर रही थी। ऋषि, ज़रा एक गिलास पानी तो पिलाना। जब उसने ये कहा तो मेरा ध्यान टूटा। पानी देते समय जब उसकी उंगलियां मेरे हाथ से टकरा रही थीं, तब मेरे दिल में ये सोच बुलंदी पर थी कि अब वो मेरी दीदी के सामने ही मुझसे मेरी चोरी का जिक्र करेगी, पर उसने ऐसा नहीं किया और थोड़ी देर में वो चली गई। बीए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देकर वो अपने मामा के घर गर्मियों की छुट्टियां बिताने आई थी। मेरे और उसके मामा का घर बिल्कुल अगल बगल में था। वो 20-21 साल की एक गोरी छरेरी और खूबसूरत लड़की थी। उसका नाम पूजा था। पूजा के मामा के घर बाथरूम नहीं था, इसलिए वो नहाने के लिए मेरे घर आ जाया करती थी। एक दिन जब वो बाथरूम में थी, मैं अपने बेचैन दिल के साथ टहलते हुए छत पर पहुंच गया। छत पर टहलते हुए मेरी नज़र बाथरूम की छत के उस हिस्से पर पड़ी जिसे पापा ने दूसरी मंजिल पर पानी ले जाने के लिए नल का इंतज़ाम करवाने के लिए ठीक किया था। इस समय वो हिस्सा एक टीन के टुकड़े से ढका था। मैंने धड़कते दिल से घुटनों के बल बैठकर टीन के टुकड़े को हल्का सा एक तरफ सरका दिया। मेरी नज़रों ने नीचे बाथरूम में झांका तो मुझे यूं लगा जैसे बाथरूम में कमल का फूल खिला हो। फिर तो ये मेरा रोज़ का मामूल हो गया था। उधर पूजा मलमल कर नहाती रहती और इधर मैं उसके रूप सागर में डूबा रहता। पर आज वो कुछ देर से आई थी। मैं तो उसका इंतज़ार ही कर रहा था। उसके बाथरूम में जाने के कुछ देर बाद मैंने छत पर जाकर टीन को सरकाया, पर तभी सूरज की रोशनी 1000 वाट के बल्ब की तरह बाथरूम में कौंधी। पूजा ने चौंक कर रोशनी आने के रास्ते को देखा तो वहां पर मुझे बैठा पाया। मेरी चोरी आज उसके सामने थी, पर अब तक उसने इसका जिक्र किसी से नहीं किया था, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं। एक शाम को मैं घर पर अकेला कुछ लिख रहा था। लिखते लिखते अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे सामने कोई बैठा है। नज़रें उठाई तो सामने पूजा थी। क्या लिख रहे हो? पूछते हुए उसने वो कागज़ अपनी ओर खींच लिया। उस कागज़ के टुकड़े पर मैंने क्या लिखा था सिवा उसके नाम पूजा के। पूजा ने तह करके वो कागज़ अपनी स्कर्ट की जेब में रख लिया और फिर मुस्कुराकर बोली, हमें भी वो जगह दिखाओ जहाँ से तुम हमें देखा करते थे। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़क उठा था। वो छत की तरफ जाने वाले जीने की तरफ चल दी और मैं उसके पीछे
खिलते तारों की उस रात को हम दोनों एक दूसरे की बाहों में। पूजा भले ही मुझसे बड़ी थी, पर वो भी जिस्मानी संबंधों से अनजान ही थी। और मेरी तो बात ही क्या, मैंने तो 16 ही सावन देखे थे। खुले आसमान तले हम एक दूसरे को पाने को उतावले थे, पर हमारी नादानी हमारा इम्तिहान ले रही थी। मुझे अपने सीने में भींच कर पूजा बोली, ऋषि। उसके होंठों से निकले मेरे नाम की गर्मी ने कामयाबी की राह मजबूत कर दी थी। थोड़ी देर बाद मैं पूजा का हाथ पकड़कर नीचे आ गया। मेरा हाथ छुड़ाकर वो जाते हुए बोली, ऋषि एक काम करना। मैंने पूछा, क्या? छत पर पड़े खून की बूंदों को पानी से साफ कर देना। इतना कहकर वो तो चली गई और मैं हाथ में बाल्टी लेकर छत की ओर चल दिया। पूजा उस रात के बाद फिर मुझे दिखाई न दी। उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई थीं। मैंने कई दिन की तड़प के बाद अपने दिल को तसल्ली दी कि वो जब अगले साल गर्मियों की छुट्टियां बिताने आएगी तो जी भर के उससे बात करूंगा, उसे आगोश में भरूंगा। मगर मेरे लाख इंतज़ार के बाद वो फिर कभी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए हमारे गांव नहीं आई। मैं अपनी टीनेज में एक लड़की की तरफ आकर्षित हुआ। उसके जिस्म को मैंने हासिल किया था। मैं जब भी तन्हा लेटता मुझे लगता कि मैं किसी हसीना के जिस्म से लिपटा हुआ हूँ। मेरी नस नस काम ज्वर से जल उठती। मैं बेचैन हो जाता। मैं कोशिश करता कि रात में अकेला ना रहूं, बस इसलिए दोस्तों के साथ देर रात तक घूमा करता। ऐसे ही एक रात मैं पास के एक गांव की महफिल में पहुंच गया, जहां तवाइफें अपने हुस्न के अजब समा बांध रही थीं। लोग उनके थिरकते कदमों की लय पर वाह वाह कर रहे थे। मेरी नज़र भी ऐसे ही थिरकते एक जोड़े पाँव पर टिक गई थी। वो एक मेरे उम्र की सुंदर नैन नक्श वाली तवायफ थी, जिसे लोग गुंजा के नाम से पुकार रहे थे। जब तक गुंजा उस गांव में रही, मैं रोज़ उसकी महफिल में हाजिर होता रहा। मेरी इस हाज़िरी को यकीनन उसने तवज्जो दी थी, और ये तवज्जो इतनी गहरी थी कि एक रात जब वो रक्स की महफिल के बाद कमरे में आराम कर रही थी, तो मैं उसके पास पहुंच गया और उसने मुझे देखते ही अपने पास लेटी दूसरी तवायफ को बाहर जाने का इशारा करके मेरी तरफ अपनी मरमरी बाहें फैला दी। जिस काम जुअर को पूजा ने मेरे शरीर में जगाया था, उसे मैं गुंजा की बाहों में शांत करने लगा। यहाँ तक कि जब वो अपने गांव गई तो मैं अपने एक दोस्त के साथ वहाँ भी जा पहुँचा, और वहीं पर मैंने शालू को देखा। शालू गुंजा की छोटी बहन थी और उससे भी ज़्यादा हसीन। शालू को देखने के बाद जब मैं गुंजा के साथ लेटता तो मुझे लगता कि मैं शालू के साथ लेटा हूँ। शालू के प्रति मेरी आकर्षित निगाहों को शायद गुंजा और उसकी माँ ने समझ लिया था, इसलिए वे दोनों गाहे बगाहे मुझे शालू से दूर करने की हिदायत कर रही थीं। शालू अब मेरे ख्वाबों में आने लगी थी। इसी बीच मुझे लखनऊ के एक कॉलेज में बीटेक में एडमिशन मिल गया। लखनऊ जाने से पहले मैं शालू को पाना चाहता था, उसकी गोद में सर रखकर सोना चाहता था। अपनी इसी सोच के लिए मैं उस रात गुंजा के घर जा पहुंचा। एक बड़ी महफिल उस रात गुंजा के घर सजी हुई थी। मुझे देखकर गुंजा मुस्कुराकर उठी, मेरे पास आकर बोली, आओ ऋषि बैठो। मैंने पूछा, गुंजा ये महफिल, ये इतने लोग किस लिए हैं? शालू के लिए। इतना कहकर वो मुस्कुराई। मैं समझा नहीं। शालू का नाम आते ही मैं उतावलेपन से बोला, आज उसकी नथ उतराई है। गुंजा मेरे करीब आकर मेरी कमीज़ के बटन खोलते हुए बोली, नथ उतराई? कोठे की इस भाषा से मैं अब तक बखूबी परिचित हो चुका था और अच्छे से इसका मतलब भी जानता था। मैंने एक झटके से गुंजा को अपने से परे को ढकेल दिया। ज़मीन पर गुंजा के गिरने की आवाज़ सुनकर वहाँ पान चबाते हुए उसकी माँ भी आ गई। ज़मीन पर गुंजा को गिरा हुआ देखकर वो हाथ नचाकर बोली, ये क्या हो रहा है? मैं भी तनिक तेज़ आवाज़ में बोला, मुझे शालू से दूर रहने की हिदायत देकर तुम लोग उसकी नथ उतराई की रस्म कर रहे हो। हाँ तो तुम्हें एतराज़ करने का क्या हक? गुंजा की माँ एक कोने में रखे पीकदान में पान की पीक थूकते हुए बोली, मैं शालू को चाहता हूँ, तुम शालू को नहीं।
बल्कि उसके जिस्म को चाहते हो, जिसकी कीमत किसी ने 25,000 रुपये दी है। सौदा हो चुका है। सौदा? मैं तनिक रोब से बोला। एक मासूम लड़की का सौदा करके तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बात सुनकर वो अधेड़ औरत बिफर गई। न जाने कितनी बातों की बौछार उसने मुझ पर कर दी। बस मुझे उसकी आखिरी बात याद रही, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे लोग यहाँ आकर घुटनों पर बैठकर हमारे पैर चूमते हैं। वहाँ से निकलते हुए मैंने कहा, तुम्हारे पैर चूमे हमारा जूता। मेरी बात सुनते ही वो दहाड़ कर बोली, एक दिन किसी हम जैसी के पैर तू भरी महफिल में छुएगा। उस दिन मुझे याद करना, वो चिल्ला रही थी। उसके वो शब्द पिघलते हुए शीशे की तरह मेरे कानों में उतर रहे थे। मैंने पलटकर भी नहीं देखा और तेज़ कदमों से मैं वहाँ से चला गया। लखनऊ शहर ने मेरे जवान होते जिस्म में अंगड़ाई भर दी थी। जिधर देखो उधर खूबसूरती बिखरी पड़ी थी। अब मैं 20 साल का सजीला नौजवान था, जो लखनऊ के एक मशहूर कॉलेज से बीटेक कर रहा था। मैं पढ़ने में तो बचपन से ही होशियार था और इसी वजह से क्लास में मेरी धाक बैठ गई थी। लड़के और लड़कियां सब मेरी तरफ आकर्षित थे, पर मैं सिर्फ लड़कियों की तरफ आकर्षित था। जब खूबसूरत लड़कियां स्लीवलेस टॉप और स्किन टाइट जीन्स पहनकर खूबसूरती की गुड़िया बनकर मेरे सामने आती और होंठों पर मुस्कान लाकर हाय ऋषि कहती, तो मेरा दिल बल्लियों उछल जाता। मेरे मन और शरीर में जो जुअर पूजा ने भरा था, वो ना तो उतरा था और ना ही गुंजा और उसकी माँ का दिया हुआ दर्द कम हुआ था, बल्कि यूं कहें तो और ज़्यादा उफंड गया था। लगातार 2 साल तक क्लास में टॉप आकर मैंने अपनी धाक पूरे कॉलेज में बैठा ली थी। अब न सिर्फ मेरी क्लास की, बल्कि पूरे कॉलेज की कई लड़कियां मेरी दोस्त थीं। उनमें से कई लड़कियां अपनी मर्जी से तन्हाई में मेरे करीब आकर मेरे साथ हम बिस्तर हुई थीं। वो खिलते गुलाब के ताज़ा फूल की तरह थीं। मुझसे 2 साल जूनियर संध्या चौधरी उस खिलते गुलाब के आसपास मैं अपनी आदत के मुताबिक मंडराने लगा था। बहुत जल्द मैंने संध्या से अपनी दोस्ती और फिर प्यार का इजहार किया, जिसे उसने शर्मा कर कबूल कर लिया था। हाँ, ये सच था कि मुझे संध्या से प्यार हो गया था और जल्द ही हमारे प्यार के अफसाने सारे कॉलेज में चर्चा की बात हो गए थे। संध्या भी अपना पूरा प्यार मुझ पर उड़ेल रही थी और ये उसके प्यार का ही असर था कि मैं अब उससे मिलने के बाद किसी दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर नहीं गया था। भले ही संध्या ने मुझे प्यार सिखा दिया हो, पर मेरे जिस्म को दिया गया पूजा का जुअर उतरा नहीं था और इस जुअर ने उस दिन अपना असर दिखाया जब संध्या दोपहर की तन्हाई में मुझसे मिलने मेरे कमरे पर आई थी। आज उसने ब्लैक कलर के रंग का कुर्ता पहना हुआ था, जिस पर रेड कलर के गुड़हल की पत्तियों की तरह बनावट थी और उस कुर्ते के नीचे सफ़ेद शलवार। उसका गोरा बदन इस लिबास में उबल उबल पड़ रहा था। आज पहली बार संध्या मेरे साथ बिस्तर पर थी। उसके खूबसूरत जिस्म से होता हुआ मेरा हाथ उसकी शलवार तक पहुंचा ही था कि तभी मेरा हाथ पकड़कर वो बोली, नहीं ऋषि, ये नहीं। उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए मैं बोला, संध्या क्या हुआ, मुझसे प्यार नहीं करती क्या? नहीं ऋषि, ऐसी बात नहीं है। सच तो ये है कि बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं तुमसे। इतना कहकर उसने मेरा हाथ अपने सीने पर रख लिया था, लेकिन वापस से मेरा हाथ फिर से उसकी शलवार तक पहुँच गया था। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर जिस्मों में दूरियां क्यों? संध्या बोली, जिस्मों में दूरी इसलिए क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई है। फिर मेरे हाथ को उसने अपने सीने पर रखते हुए बोला, मेरे प्यारे प्रेमी, जब तक आप हमारे पति नहीं बन जाते तब तक इसी से काम चलाओ। इतना कहकर संध्या खिलखिलाकर हंस पड़ी और मैं उसकी हंसी में डूब गया था। संध्या वो पहली लड़की थी जो मेरे साथ बिस्तर पर लेट कर भी उतनी ही दूर थी जितनी लड़की किसी मर्द के साथ बिस्तर पर बिना लेटे हुए होती है। भले ही मैं संध्या से टूटकर प्यार करने लगा था, पर पूजा के दिए जुअर से आज़ाद न हो सका। उस शाम संध्या के जाने के बाद इस जुअर ने अपना भयंकर रूप दिखाया और मैं इसे शांत करने के लिए जिस्म की तलाश करने लगा। इसी हाल में मुझे अपने दोस्त रतन मिला। मेरा चेहरा देखकर ही वो मेरी हालत समझ गया और मेरे कुछ कहने से पहले ही बोला,
देख ऋषि, कॉलेज की किसी लड़की से कतई नहीं, वरना संध्या भाभी का दिल टूट जाएगा। फिर मैंने बेचैनी से पूछा, एक लड़की को मैं जानता हूँ जो यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही है, खूबसूरत इतनी कि अप्सरा भी शर्मा जाएं, अपने खर्चे के लिए कभी कभी किसी लड़के को बुला लेती है। एक बार मैं गया था, जन्नत का मज़ा मिला था। तू कहे तो मैं बात करूं, अगर उसे ज़रूरत होगी तो बुला लेगी। हाँ, थोड़ी उम्र में ज़्यादा है हमसे। मैं कुछ बोल ना सका, बस इसरार में सर हिला दिया। फिर रतन पास के पीसीओ में जाकर किसी से बात करता रहा। कोई 2-3 बार फ़ोन किया, फिर मेरे पास आकर एक आंख दबाते हुए बोला, चल उठ जा, तेरा काम हो गया। उसने बुलाया है। अगले ही पल उसने कागज़ पर उस लड़की का पता लिखकर थमा दिया और बोला कि पैसे लेकर जाना। दरवाजे पर लगी कुंडी मैंने 2-3 बार खटखटाई। उसके बाद जब दरवाज़ा खुला तो एक सांवली सी ठिगनी लड़की मेरे सामने खड़ी थी, होंठों पर सवाल लिए, किससे मिलना है? जी जी, मैं हकला कर रह गया। वैसे भी सामने खड़ी लड़की को देखकर मैं मन ही मन रतन को 1000 गालियां दे चुका था। मुझे हकलाते हुए देखकर वो गुस्से से बोली, ओह, ये लड़की बाज नहीं आने वाली। फिर वो चिल्लाकर बोली, ओए बाहर आ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। जाते जाते उसने दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। मुझे अभी कमरे में खड़े 1-2 मिनट ही हुए थे कि अपने गीले बालों को तौलिया से सुखाते हुए वो आ गई। जैसे ही उसने बाल पीछे करके सर उठाकर मुझे देखा, मेरे मुंह से निकला, पूजा। कुछ पल वो मुझे खामोश खड़ी निहारती रही, फिर दौड़कर मुझे गले लगाकर बोली, ओह ऋषि, तुम हो? हाँ मैं हूँ, मैं उसे अपने से परे ढकेलते हुए बोला। पूजा वापस आकर मेरे गले से लगते हुए बोली, ऋषि, कितने दिनों बाद हम देख रहे हैं आपको, यकीन ही नहीं होता। यकीन तो मुझे भी नहीं होता पूजा कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। किस हद तक ऋषि? ओह, ये तुम क्या कह रहे हो? आज कितने दिनों बाद मिले और ये क्या बातें करने लगे? वही बातें पूजा जो करनी चाहिए। तुम अपने जिस्म का जोर उतारने के लिए उस जिस्म को मर्दों के आगे बेचती हो। क्या इसे गिरना नहीं कहते? ऋषि, तुम समझ नहीं रहे। तुम्हें कैसे कहें कि ये पढ़ाई, ये पीएचडी, इसमें कितने पैसे लगते हैं, ये सब कहाँ से आता, जबकि घर वाले मेरे शादी बीए के बाद ही कर देना चाहते थे। पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इस तरह से पूजा, मैं उसके कंधे झकझोरते हुए बोला। यूं गंदगी में गिरकर तुम खड़ा होना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो? क्या बनना चाहती हो तुम? मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए पूजा बोली, ऋषि, ये ठीक है कि ये रास्ता गलत है, मैं मानती हूँ कि मेरे जिस्म को कई मर्दों ने हासिल किया है, पर कोई लड़की उस शख्स को नहीं भूलती जिसने उसे पहली बार पाया हो। ऋषि, तुम ही वो हो जिसने मुझे पहली बार पाया था। ऋषि, तुम अब तक मेरी सांसों में बसे हुए हो। मैं वो पल नहीं भूली जब तारों की रोशनी में तुमने मेरे कुंवारेपन को हासिल किया था। मेरे हाथों को पकड़े वो और न जाने क्या क्या बोले जा रही थी, पर मैंने वो सब अनसुना करके उसे वापस अपने से परे धकेल दिया। वो अपने घुटनों पर सर रखकर सिसकने लगी थी। मैंने कहा, पूजा, मैं भी तुम्हें याद करता था। मैंने भी उस रात के बाद तुम्हारी राह देखी थी, तुम्हारा इंतज़ार किया था, पर तुम्हें आज यूं पाकर मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम तो वैश्या निकली। पूजा, वैश्या? मेरी बात सुनकर वो कुछ पल खामोश मुझे देखती रही, फिर अचानक खड़े होकर बिखरते हुए बोली, ऋषि, मैं वैश्या हूँ? ठीक कहा, पर तुम यहाँ एक वैश्या के घर क्या करने आए हो? तुम भी तो उतने ही गिरे हुए हो जितना मैं, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा। और अब मैं खुद को वैश्या कहने वाले को यहाँ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इतना कहकर उसने मुझे धक्का देते हुए वहाँ से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। सच तो ये था कि पूजा ने आज मुझे आईना दिखा दिया था। पूजा के दिखाए गए आईने ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मैंने खुद को बड़ी तेज़ी से बदल दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई और संध्या को समर्पित था। बीटेक करके मुझे एक नौकरी मिल गई थी और मैंने संध्या के लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने के बाद शादी का ऐलान कर दिया। हम दोनों के घर वालों ने हमारी होने वाली शादी को मंजूरी दे दी थी।
पर हमारे परिवार की एक परंपरा के मुताबिक थोड़ी सी अड़चन आ गई। मेरे ताऊजी के बेटे विवेक भैया, जो जन्म से हमेशा गांव से बाहर ही रहे थे, उन्होंने अब तक शादी नहीं की थी और परिवार की परंपरा के मुताबिक जब तक किसी बड़े की शादी ना हुई हो, छोटे की शादी नहीं हो सकती। पर यह अड़चन भी जल्दी ही ख़त्म हो गई थी। एक दिन विवेक भैया ने फ़ोन करके कहा कि उन्होंने लखनऊ में एक जूनियर वैज्ञानिक से शादी कर ली है, जो उनके ही डिपार्टमेंट में इस साल आई थी। विवेक भैया वनस्पति अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक थे। यूं बिना किसी को बताए शादी कर लेने से परिवार के लोग विवेक भैया से थोड़ा नाराज़ हुए। फिर स्वीकार करते हुए उन्हें बहू के साथ तुरंत घर आने की ताकीद की। हाँ, विवेक भैया के इस तरह शादी कर लेने से मैं बहुत खुश था। मेरा रास्ता जो अब साफ हो गया था। ये खबर मैंने संध्या को भी दे दी थी और उसने भी खुश होकर फ़ोन पर ही मुझे चूम लिया था। मैं और संध्या बाज़ार से भैया और भाभी के स्वागत के लिए जब गुलदस्ता लेकर घर पहुँचे तो विवेक भैया और भाभी घर आ चुके थे। लोग उनके स्वागत में बिजी थे। लोगों के मुंह से भाभी की खूबसूरती के कसीदे गढ़े जा रहे थे। मैंने भाभी को देखने की कोशिश की तो लोगों से घिरे होने की वजह से देख ही नहीं पाया। तभी विवेक भैया की नज़र मुझ पर पड़ी और वे चिल्ला कर बोले, आओ ऋषि, कैसे हो? आकर अपनी भाभी से मिलो। भाभी से मिलने की खुशी में मैं तेजी से आगे बढ़ा, पर जल्दी ही ठिठक कर खड़ा हो गया। पूजा। मेरे होंठ हल्के से हिले, शरीर पूरी तरह से कांप कर रह गया। हाथ में पकड़े हुए गुलदस्ते को मेरे हाथ से लेते हुए विवेक भैया बोले, ये तो मेरे लिए है, अब बोल अपनी भाभी को क्या दोगे? तभी माँ ने कहा, चलो ऋषि, भाभी के पैर छूकर आशीर्वाद लो और देख तो विवेक किस खूबसूरत लड़की को हमारी बहू बनाकर लाया है। मैंने खामोश होकर पूजा की तरफ देखा तो उसने हल्के से बाईं आंख दबा दी। मुझे खड़ा देखकर मेरी बहन ने हल्के से धक्का मार के कहा, भैया अब जल्दी पैर छूकर यहाँ से हटो। और भी लोग लाइन में लगे हैं भाभी से मिलने के लिए। पूजा के रूप में भाभी को देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे। मैं ना चाहते हुए भी आगे बढ़ा और झुककर अपने हाथ की उंगली को पूजा के पैर पर टिका दिया। पूजा के पैर छूते ही मुझे लगा कि वो ज्वर मेरे शरीर से उतर गया जो कभी पूजा ने मेरे शरीर को छू कर दिया था। मैं पलटकर जब वहाँ से हटा तो मेरे कानों में ये शब्द गूंज उठे कि एक दिन किसी हम जैसी के पैर तू भरी महफिल में छुएगा। उस दिन मुझे याद करना। आज मुझे गुंजा की माँ याद आ गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।